स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के व्याकरण में वाच्य को पढ़ेंगे। वाच्य क्या है? देखिए, वैसे तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। कर्ता और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक पास होते हैं। क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार। कभी कभी वाक्य में दोनों यानी कर्ता तथा कर्म से अलग भाव की प्रमुखता होती है। यही गति जो है वह वाच्य कहलाती है। तो देखें हम वाच्य को। वाच्य शब्द संस्कृत की वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहे जाने योग्य अथवा बताने योग्य। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाषा में बताने योग्य अथवा कहने योग्य क्या है। यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो यह बात स्पष्ट होती है कि भाषा में बताने योग्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि भाषा के किसी भी अव्यय के बिना भावाभिव्यक्ति हो सकती है, किंतु क्रिया के बिना वह संभव नहीं है। तो वाच्य किसी वाक्य में क्रिया की इसी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है कि वह किसके अनुरूप प्रयुक्त हुई है। यानी इसके कहने का आशय ये है कि हमको ये देखना होता है कि क्रिया किसके अनुसार है, यानी किसकी प्रधानता है, क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार है कि कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है। तो हमें जिसकी ये प्रधानता होती है तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमको ये देखना होता है इसमें कि क्रिया किसके अनुरूप प्रयुक्त हुई है। वाच्य से ही ज्ञात होता है कि बोले जाने वाले वाक्य में किस कथ्य बिंदु, कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है। देखिए, वही चीज़ है कि प्रधानता की बात है कि मुख्यता किसकी है। तो कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, कौन प्रधान है, अर्थात क्रिया के जिस स्वरूप द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है। यानी हम इसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। कर्ता और कर्म कारक क्रिया सबसे अधिक पास होते हैं, और क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार। कभी कभी वाक्य में दोनों कर्ता तथा कर्म के अलावा इसमें भाव की प्रमुखता होती है। तो यही गति जो है वाच्य कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, वाच्य कहलाता है। अब हम देखते हैं वाच्य के भेद को कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा आपका है भाववाच्य। अब देखिए, पहले हम कर्तृवाच्य यानी कर्तृवाच्य इस वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता होगी, यानी क्रिया जो होगी वह कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई होगी, इसलिए इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसा कि आपने अभी जाना कि इसमें जिसकी प्रधानता होती है, हम ये क्रिया को देखते हैं कि वह किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो
अर्थात जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसमें कर्ता सदैव ही प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होता है। भले ही क्रिया का रूप कर्ता के अनुरूप न प्रयुक्त हुआ हो, इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखिए, माँ खाना बनाती है, यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि माँ बनाती है अगर होता तो यह कर्मक। सकर्मक यानी स का अर्थ ही होता है के साथ, तो यानी यह क्रिया जो है कर्म के साथ है। तो माँ खाना बनाती है, यह सकर्मक है। बच्चा रोता है, यह अकर्मक क्रिया है, यानी यह कर्म रहित क्रिया है। अंशुल ने खाना खा लिया, लतिका पढ़कर सो गई। तो यहाँ पर अंशुल ने खाना खा लिया सकर्मक क्रिया है और ललिता पढ़कर सो गई अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में बनाना, खाना, रोना और सोना क्रियाओं के मुख्य कथ्य बिंदु क्रमशः माँ, अंशुल, बच्चा और लतिका कर्ता हैं। इन्हीं के अनुसार पहले दो वाक्यों में सकर्मक तथा अंत के दो वाक्यों में अकर्मक क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, अतः ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। तो ऐसे ही वाक्य को हम जो है कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा आपका जो है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, देखिए अब कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई होती है। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौण हो, अर्थात जिनमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का यह रचना विधान कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग, पुरुष तथा वचन का निर्धारण कर्म के लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, सिर्फ सकर्मक क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे रागिनी से गाना गाया जाता है, अंशुल द्वारा खाना खा लिया गया, बांसुरी नंदिता द्वारा बजाई गई। तो इन वाक्यों में मुख्य कथ्य बिंदु गाना, खाना और बांसुरी क्या हैं? कर्म हैं। और रागिनी, अंशुल या नंदिता कर्ता नहीं। इन सभी वाक्यों में क्योंकि कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनमें प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं, अतः ये कर्मवाच्य के वाक्य हैं। अब देखिए कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कहाँ पर हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग स्थल कहाँ है, किस जगह पर उसका हम उपयोग करते हैं। देखिए कह रहा है कि कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थिति में होता है? जहाँ कर्ता अज्ञात होता है, यानी जहाँ कर्ता नहीं होता है वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे सूचना दे दी गई, कंबल बांटे गए, पत्र भेज दिया गया। दूसरा कह रहा है ख, जहाँ उद्देश्य
कर्ता को प्रकट न करने का हो। जहाँ उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का हो, जैसे जांच कार्य चल रहा है, अपराधियों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रकट नहीं किया जा रहा है कि कर्ता इस कार्य को कौन कर रहा है। वे जांच कार्य चल रहा है, लेकिन कौन कर रहा है यह पता नहीं है। अपराधियों का भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन लगा रहा है। अचानक कोई अनचाहा काम हो जाए, जैसे फूलदान टूट गया, पैसे खो गए, दूध बिखर गया, यानी अचानक से कोई काम हो जाए तो वहाँ हम जो है प्रयोग करते हैं कर्मवाच्य का। अशक्तता या असमर्थता बताने के लिए, जैसे अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब और कुछ नहीं खाया जा सकता, उसका दुख देखा नहीं जाता। सरकारी कानूनी कार्यालयीय आदेशों व निर्देशों में, जैसे चोर को पकड़वाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। गलत भरा हुआ फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इन स्थानों पर हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। अब देखिए भाववाच्य, तो ये तो था। अब कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। अब जो है भाववाच्य, यानी इसमें भाव की प्रधानता होगी, क्रिया भाव के अनुसार होगी। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिनमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य रचना विधान भाववाच्य कहलाता है। तो वाक्य वह रचना विधान भाववाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग, पुरुष एवं वचन कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं होते, बल्कि भाव के अनुसार हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग के होते हैं। भाववाच्य वाक्यों के अकर्मक क्रिया ही होती है, जैसे अब महिमा से चला जाता है, पक्षियों से उड़ा जाता है, मुझसे और दौड़ा नहीं जाता, इतनी गर्मी में कैसे सोया जाएगा। इन वाक्यों में चलना, दौड़ना, उड़ना और सोना ही क्रिया के मुख्य कथ्य बिंदु हैं तथा इनमें प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है, अतः ये भाववाच्य के वाक्य हैं, यानी इसमें भाव की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य है। अब देखिए भाववाच्य के प्रयोग स्थल, कहाँ पर हम भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। ऊपर आपने देखा कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कि कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर हमें कर्ता ज्ञात होता है या जहाँ पर हमें उद्देश्य को प्रकट न करना हो या कोई कार्य अचानक हो, वहाँ पर या आवश्यकता या असमर्थता बताने के लिए या सरकारी कानूनी कार्यालयीय आदेशों व निर्देशों में। अब है भाववाच्य, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता है, भाव की प्रधानता होती है। अब हम देख रहे हैं कि भाववाच्य के प्रयोग स्थल की, भाववाच्य का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो भाववाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला कह रहा है कि निषेध, असमर्थता व विवशता का भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे माताजी से चला नहीं जाता, असमर्थता व विवशता का भाव व्यक्त करने के लिए, तो माताजी से चला नहीं जाता, यानी यहाँ असमर्थता है, माताजी असमर्थ हैं कि उनसे अब चला नहीं जाता। वह रोए भी तो कैसे, रात भर कैसे जागा जाएगा। इच्छा, सहमति, अनुमति प्राप्त करने के लिए, अब चला जाए, अब सोया जाए, चलो
तालाब में तैरा जाए। तो ये जो है भाववाच्य के प्रयोग स्थल हैं कि इन जगहों पर हम भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। ग देखें, जब मूल कर्ता सामान्य हो और नहीं का प्रयोग न हो, जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो यहाँ भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाएगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अब इसके आगे के भाग को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।